गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई एम डॉक्टर मृणालिनी शर्मा। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूँ जो एस्टिवा क्लिनिक साकेत में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एशियन राइनोप्लास्टी के बारे में बताना चाह रही हूँ। राइनोप्लास्टी यानी कि नोज जॉब बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है इन दिनों, और इसमें हम नाक को एक बेटर शेप देने का एम रखते हैं। अब आज जिस राइनोप्लास्टी की बात मैं करना चाह रही हूँ वो है एशियन राइनोप्लास्टी। एशियन राइनोप्लास्टी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है, अरुणाचल के लोग, मिज़ोरम के लोग, मणिपुर के लोग, नागालैंड के लोग, इनके लिए सूटेबल है, इनके लिए अप्रोप्रिएट है। नाउ इनकी नोजेस और बाकी के जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नोजेस में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो जब हम इन पॉपुलेशंस में राइनोप्लास्टी करने की सोचते हैं, इन पेशेंट्स में राइनोप्लास्टी करने की सोचते हैं, तो हमारे एम्स, हमारी टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेजर कंसर्न्स होती हैं हमारे नॉर्थ मिज़ोरम, मणिपुर के जो पेशेंट्स हैं उनकी, और किस हद तक हम उनको ठीक कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सर्जरी कैसे की जाती है, रिकवरी कैसे है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, जब हम एशियन राइनोप्लास्टी की बात करते हैं, कुछ पेशेंट्स की जो सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है अपनी नाक को लेके, वो ये होती है कि उनकी जो टिप है, जो नाक की जो टिप है, ये शार्प नहीं है, ये राउंडेड है। एक और चीज़ जो वहाँ की पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, वहाँ के लोगों में बहुत कॉमन है, वो ये होती है कि जो हमारा ये जो नेज़ल ब्रिज होता है, जो नॉर्मली उठा रहता है और अच्छे से पॉइंटेड रहता है, शार्प रहता है, ये चीज़ उनमें एब्सेंट होती है या बिल्कुल फ्लैट होती है। तो वहाँ के जो पेशेंट्स हैं मेरे पास अक्सर ये दो डिमांड्स लेके आते हैं कि मैम हमारी नाक थोड़ी सी उठा दीजिए, और दूसरा ये कि जो टिप है उसको थोड़ा सा और शार्प बना दीजिए। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब मेनली जो हमें इन पेशेंट्स में एड्रेस करना होता है, वहाँ के हमारे जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी टिप को एक नॉर्थ इंडियन टिप में कन्वर्ट कर देना ना ही मुमकिन है और ना ही एडवाइजेबल है, क्योंकि जो हम राइनोप्लास्टी कर रहे हैं वो आपकी जो एथनिसिटी है, आपके वहाँ के जो फीचर्स हैं, उससे मैच करे, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी जो नाक है वो आपके बाकी फेशियल फीचर्स के साथ मैच नहीं करेगी और कुछ केसेस में बहुत ऑड भी लग सकती है। तो जब भी आप एक राइनोप्लास्टी के बारे में सोचें तो ये बात आपने भी समझनी है कि सर्जन का एम ये रहेगा कि आपकी जो भी लुक्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न लुक्स हैं, उनको प्रिजर्व करते हुए आपको एक बेटर नोज दी जाए, ना कि आपके चेहरे पे एक नॉर्थ इंडियन नोज फिट करने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगी जो प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, वो है एक फ्लैट नोज की, चिपटी नाक की, जिसमें ये जो हमारा जो नेजल प्रोजेक्शन है वो अच्छा नहीं रहता। अब पहले, आज से कुछ साल पहले तक, उसको सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे क्विक तरीका जो होता था वो होता था सिलिकॉन इम्प्लांट्स। अब सिलिकॉन इम्प्लांट्स बेसिकली एल शेप्ड के होते थे, और वो क्या करते थे कि इन अ वेरी शॉर्ट सर्जरी, थोड़ा सा छोटा सा प्रोसीजर होता था, आधे एक घंटे का, जिसमें नाक के अंदर वो सिलिकॉन इम्प्लांट डाल दिया जाता था, जिससे कि जो है आपका नेजल ब्रिज है, जो ये पोर्शन है, वो उठ जाता है और टिप भी थोड़ी सी पॉइंटेड लगती है। अब ये कुछ लोगों के लिए सूटेबल है, बट इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है, ये बाहर की चीज़ डाली जा रही है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफ़ी देखी गई। मतलब ये जो इम्प्लांट है, ये इस इधर उधर हिलना, टेढ़ा मेढ़ा लगना, सेंटर में ना बैठ पाना, या फिर ऐसा होना कि जो इम्प्लांट है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं एक इम्प्लांट के साथ जो लाइट्स जिसके थ्रू पास हो सकती है, तो अगर लाइट एक एंगल पे पड़ती है तो इम्प्लांट ट्रांसपेरेंट सा लगता है, तो ये भी एक बड़ी वियर्ड प्रॉब्लम होती है इन पेशेंट्स में। कुछ और ज़्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस जो इन इम्प्लांट्स की, वो ये है कि इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो गया और आपकी जो नाक की स्किन है वहाँ पे किसी एक जगह छेद बन गया उस इम्प्लांट की वजह से, या इम्प्लांट किसी एक जगह से निकलने लगा। सो ये प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई, इसलिए अब जो है हमारा एम रहता है कि इन इम्प्लांट्स को ना यूज़ करके बॉडी का अपना टिश्यू, जिसे हम ऑटोलॉगस ग्राफ्ट्स बोलते हैं, वो यूज़ किए जाए, चाहे हम वो कान से लें, चाहे नाक के अंदर से लें, या हम रिब केज से लें। तो ये डिफरेंस आ गया है अब हमारी अप्रोच में
टुवर्ड्स एशियन राइनोप्लास्टी। अब हम प्रेफर करते हैं कि सिलिकॉन इम्प्लांट्स जहाँ तक हो सके इस्तेमाल बिल्कुल ही ना किए जाएं। अब जहाँ तक कार्टिलेज लेने की बात है, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हमारी जो एशियन राइनोप्लास्टी के जो पेशेंट्स हैं उनकी नोजेस में और नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया के नोजेस में वो ये होता है कि यहाँ क्योंकि आपका नाक बहुत फ्लैट है, तो मुझे नाक के अंदर से कार्टिलेज उतना मिल पाना जिससे कि मैं नाक की टिप उठा सकूं, नाक को एक बहुत अच्छी शेप दे सकूं, वो मुमकिन नहीं होता है। इसलिए इन पेशेंट्स में खास करके बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम या तो कान या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन हम उनकी पसली का एक हिस्सा जिसे हम कॉस्टल कार्टिलेज ग्राफ्ट बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनकी टिप को और इनके नेजल ब्रिज को बिल्डअप करने में। तो ये कॉस्टल कार्टिलेज सुन के बहुत पेशेंट्स घबरा जाते हैं। मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। कॉस्टल कार्टिलेज जो होता है उसका मतलब होता है हमारी पसली के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे कानों में भी होता है, हमारे नाक के अंदर भी होता है, बट कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो हमारी पसली के साथ जुड़ा रहता है। हम एक बहुत छोटा सा कट देते हैं और खासकर की औरतों में हम इसे ब्रेस्ट के क्रीज के नीचे छुपाने की कोशिश करते हैं। यूजुअली 4 से 5 सेंटीमीटर का कट होगा, उसमें से हम एक छोटा सा हिस्सा 3 से 4 सेंटीमीटर का हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, जिसे हम शेप दे के अलग अलग टुकड़ों में काट के अलग अलग तरीके से यूज़ करके नाक को शेप देते हैं। तो इसमें जो पेशेंट को समझना ज़रूरी है वो ये है कि एक तो इससे कोई आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम या पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये हड्डी यहाँ से निकाल देने से मुझे आगे जाके सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कुछ मेरी एक्सरसाइज कैपेसिटी में, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ एक कंसर्न होती है जो 2-3 दिन तक पेशेंट को थोड़ा दर्द हो सकता है, जिसके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं उस एरिया में कि पेन कम रहे। दर्द के अलावा कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन उस जगह में वो छोटा सा पसली का टुकड़ा लेने से नहीं होती है। निशान खासकर की औरतों में बहुत अच्छे से छुप जाता है ब्रेस्ट क्रीज के नीचे। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें कॉस्टल कार्टिलेज लेने से होता है वो ये होता है कि हमें कार्टिलेज की कमी नहीं पड़ती, हमें वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की कमी नहीं पड़ती जिससे कि हम आपकी नाक बना सकें। तो अगर आपके डॉक्टर ये समझाते हैं कि नहीं हमें ये करना है या आपकी नाक को शेप देने के लिए ज़रूरी है, तो आप इस बात को समझिए और बिना घबराए, बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी एडवाइस को फॉलो करें। ये बहुत सेफ और बहुत ही कॉमनली फॉलो टेक्निक है। दूसरी जो हमारे रीजन्स ऑफ हार्वेस्ट हैं जहाँ से हम कार्टिलेज लेते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो कान होता है। इसमें भी इस तरीके से लिया जाता है कि कोई निशान नहीं दिखता है और जो कान की आपकी शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओनली अगर कोई आपके कान को टच करे तो शायद उसे थोड़ा सा डिफरेंस इन दी मतलब उसके छूने में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट अदरवाइज नहीं, विजुअली देखने में कोई भी पता नहीं लगा सकता कि वहाँ से कोई छेड़खानी की गई है या वहाँ से कार्टिलेज निकाला गया। सो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। ये सारी टेक्निक्स जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड हैं और इनसे आपको कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स की जो टेक्निक है इसको हमने टोटली अबैंडन कर दिया एक तरीके से। और हम पेशेंट्स को भी यही काउंसल करते हैं कि आप भी अब सोचिए कि आपकी जो ऑटोलॉगस कार्टिलेज है वो हमने हार्वेस्ट करना है और वो बहुत सेफ और बहुत कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो इन पेशेंट्स में होती है, जो थोड़ी अलग होती है, वो होता है कि जो इनकी जो स्किन है वो बहुत थिक होती है, स्पेशली टिप के एरिया में जो चमड़ी है वो मोटी रहती है। तो पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस चमड़ी को पतला कर देंगे तो हमारी टिप जो है वो और अच्छी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। सो आपने ये समझना है कि स्किन को एक लेवल तक ही पतला किया जा सकता है। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं, अगर हम स्किन को बहुत ज़्यादा पतला करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के कुछ लिम्फेटिक्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं, जो आगे जाके आपको पतली के जगह एक और उससे भी ज़्यादा मोटी टिप दे सकते हैं। तो जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं एक लिमिटेशन है, हम स्किन ज़्यादा नहीं पतली कर सकते, तो उनको
वो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेशन कि आपकी नाक बिल्कुल एक नॉर्थ इंडियन नाक की तरह या एक कश्मीरी नाक या पंजाबी नाक की तरह शार्प हो जाएगी, ये भी गलत है। लेकिन यस, आपका जो हम कार्टिलेज ग्राफ्स डाल रहे हैं, आपके टिप में हम अलग अलग तरीके से कार्टिलेज को प्लेस कर रहे हैं, उसे एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपकी जो नाक है एग्जिस्टिंग नाक से कहीं ज़्यादा शार्प, कहीं ज़्यादा डिफाइंड लगती है। अब जो सर्जरी है वो यूजुअली बेहोशी में की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हमें टिप को छेड़ना है, हमें पसली का एक टुकड़ा लेना है, तो ये सब लोकल एनेस्थीसिया में मुमकिन नहीं है। इसलिए हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट पे पूरी तरह बेहोश रहता है और सर्जरी तकरीबन 2 से 3 घंटे की होती है। उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट की जो नाक है वो हम 1 दिन तक ब्लॉक्ड रखते हैं, 1 से 2 दिन तक, डिपेंडिंग ऑन हमने अंदर क्या किया है, और पेशेंट को मुंह से सांस लेने की एडवाइस दी जाती है। पोस्ट सर्जिकली यूजुअली हम पेशेंट को सेम डे घर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी पेशेंट को हम ओवरनाइट भी रख लेते हैं, स्पेशली जैसे कि अगर हमने पसली ली है और पेशेंट को अच्छा पेन कंट्रोल देना है, या फिर पेशेंट चाहता है कि एक बार नेजल पैक निकाल के वापस जाए, इन दैट केस हम पेशेंट को ओवरनाइट रखते हैं। अदरवाइज एसेंशियली ये डे केयर प्रोसीजर है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम कहते हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए राइनोप्लास्टी के बाद, जिसमें से एक हमारा होता है कि जैसे अगर आप जिम जाते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो भाग दौड़ करते हैं, तो वो जो रेजीम्स हैं, जो एक्सरसाइज रेजीम्स हैं, वो हमने कुछ टाइम तक रिस्ट्रिक्टेड रखनी है। आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप सब कुछ कर सकते हैं। 6 हफ्ते के लिए वज़न उठाना या कोई भी किस्म की वर्जिश, ये हम लोग मना करते हैं। बाकी जो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो ये सारे जो काम हैं आप विद इन अ वीक सब कुछ कर सकते हैं। एक प्लास्टर होता है जो नाक पे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए लगा रहता है, जिससे कि स्वेलिंग कम होती है और जो चेंजेस हमने नाक में क्रिएट की होती हैं वो सेटल हो जाएं, वो अपनी जगह बना लें। तो 1 हफ्ते तक आपके नाक में प्लास्टर रहता है, उसके बाद प्लास्टर भी निकाल दिया जाता है और कुछ स्टिचेस जो होते हैं, कुछ टांके होते हैं जो आपकी नाक के बेस में होते हैं, वो भी हटा दिए जाते हैं। सो एसेंशियली 1 हफ्ते के बाद आप अपने अगर ऑफिस जा रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तरफ से आप मे बी हफ्ते 10 दिन के बाद वो सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वैसे भी राइनोप्लास्टी में हम पेशेंट को समझाते हैं और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न राइनोप्लास्टी में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि जो हमने टिप में चेंजेस किए हैं, जो हमने आपकी टिप पतली की है, उसको विजिबल होने में, उसके रिजल्ट्स अच्छे आने में वक्त लगता है। बिकॉज इस जो रीजन के जो लोग हैं, वहाँ की जो स्किन है वो थिक होती है, वो मोटी होती है, और जितनी मोटी स्किन है उतना टाइम लगता है हमारे राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स को शो करने में। सो आप अगर आपको लगे कि नहीं, मेरी राइनोप्लास्टी को 1 महीना हो गया, मेरी नाक में कोई चेंज नहीं आया, इनफैक्ट मुझे अपनी टिप मोटी लग रही है, तो बिल्कुल निराश मत हो। ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है और कुछ टाइम में आप देखेंगे तकरीबन 3 से 6 महीने में आपकी जो टिप है वो कहीं ज़्यादा रिफाइन, कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। एक लास्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो पेशेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो होता है हमारा जो नाक का नॉस्ट्रिल का साइज़ है, इसे कम करना। तो ये काफ़ी पेशेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि हमारे एलआर बेस, इसे हम एला कहते हैं, इसको छोटा कर दिया जाए। अगेन डिफरेंस जो है एशियन राइनोप्लास्टी में वो ये है कि एक जो वहाँ की इवन एला की जो हमारे नॉस्ट्रल की जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी और काफ़ी फ्लैशी होती है, तो एक लिमिट के बियॉन्ड उसको नॉस्ट्रल्स को छोटा करने से बहुत अननेचुरल अपीयरेंस आ सकती है। इसलिए आपने याद रखना है कि जो मेजॉरिटी काम है वो हमने टिप में करना है, नाक को पतला करना है, नाक के सरफेस को उठाना है, नाक के डॉर्सम को उठाना है। बाकी जो एलआर बेस्ड रिजेक्शंस है, जिससे हम ये जो नाक का जो बेस है इसको छोटा करते हैं, ये इस सबसेट में इन लोगों में बहुत अननेचुरल लग सकता है, क्योंकि यूजुअली इन स्टेट्स के जो पेशेंट्स हैं इनका चेहरा थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, तो वो नाक आपके बाकी के चेहरे के साथ मैच ना करे, प्रोपोर्शनेट ना लगे, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
सो वो डिसीजन भी आप अपने सर्जन की ट्रस्ट जजमेंट को बिलीव करें। एंड अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो बाद में एज अ छोटा सा सेकेंडरी प्रोसीजर की जा सकती है। वन लास्ट डिफरेंस जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी इज़ दैट अनलाइक हमारी जो नॉर्दर्न स्किन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्किन यूजुअली टाइट रहती है, थिक रहती है, इसलिए नाक की जो प्रोजेक्शन है उसे भी उठाना एक लेवल के बियॉन्ड इतना पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो जो आपकी नाक है वो ऊपर की तरफ ऐसे टर्न हो सकती है, जो बहुत अननेचुरल, बहुत नकली अपीयरेंस देती है। सो यूजुअली हमारा एम ये रहता है कि हमने नाक उठानी है, डेफिनेटली जो फ्लैट लुक है उसको ठीक करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि नाक की जो अपनी जो टिप की जो पोजीशन है वो भी चेंज ना हो, वो ऐसे ऊपर की तरफ ना आए, वो नॉर्मल लगे। तो अगर आपकी जो ये वाली हाइट है ये थोड़ी सी कम भी रह जाती है, आपकी नाक ओवरऑल नेचुरल लगेगी, एक ऑपरेटेड लुक नहीं आएगा, और आपको वो जो प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है का जो स्टिग्मा है वो आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए राइनोप्लास्टी से पहले अपने सर्जन से अच्छे से डिस्कस कर लें, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ सिमुलेशंस करा लें कि हाँ जी ये जो चीज़ है वो हमें पॉसिबल है, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी सर्जन की जो गाइडेंस है वो मैच करनी चाहिए, और इस तालमेल के साथ एशियन राइनोप्लास्टी भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इसने आपके कुछ सवाल आंसर किए। इन केस आपकी कुछ भी और क्वेरीज़ हैं, कुछ भी और आप जानना चाहते हैं तो हमें DM ज़रूर करिएगा, हम आपकी हर क्वेरी को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।